गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है? हिम्मत बची है मैथ्स के बाद पढ़ने की? अरे मैंने कहा हिम्मत बची है मैथ्स का पढ़ने के बाद? क्या चल रहा है मैथ्स में? ओ माय गॉड, तो इतना सारा समझ में आ जाता तुम लोग को एक बार में? सवेरे आए मैथ्स वाले सर ने पढ़ा के चले गए, नवनीत सर को अलग झेलो, फिर उसके बाद में पता नहीं और किन कौन कौन का नंबर आएगा। इसके बाद किसकी क्लास है? लो, सोमिल सर, ठीक है। उसके बाद दीपेश सर, वो क्या इकोनॉमिक्स। उसके बाद फिर से लॉ, अच्छा बीसी के।
अच्छा ओके, फिर उसके बाद बीसीआर। अच्छा बीसीआर का भी कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है ओके। मैंने अभी इतने में ही खेल रहे हो 3:30 बजे तक, बाप रे। चलो ठीक है। सारे जो बेसिक थ्योरी थी कल हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे कल की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो भी हैं, कौन है? नेहा, कुछ नाम तो पढ़ ही रहता हूँ। नेहा, मुस्कान, कुमारी, अंश, फरहान, गोराक्षी, अरवा, श्रद्धा, अभिषेक, नीतीश, आकांक्षा, सना, तियारा, अभिषेक, रुद्राक्षी, निकिता, शुभम, मानसी, राहुल, रूबा, दुआ, आनंद, सना और बेटे समस्त भारत परिवार। आगे चलूं? सर नोट्स चाहिए लॉ के। किसके सामने तुमने क्या गुजारिश रखी है बेटे? देख तो लो कम से कम। मारवाड़ी आदमी को कानून तोड़ते आता है, पढ़ाते और पढ़ते नहीं आता। ठीक है, हाँ आगे चलें। तो मुद्दा ये है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आना है। कुल मिला के 4 या 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे जो मैंने डिस्कस करने हैं क्लास के अंदर, ठीक है। बाकी 3-4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे। इतना भी कर लिया तो आपका डेप्रिसिएशन का रिवीजन कंप्लीट, ठीक है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएगा। आगे बढ़ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 1, अ फर्म परचेज्ड। सर ये अच्छा नहीं 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 कोई नहीं गया है, ठीक है। आज अपना वो ठीक है सर, बहुत दुख दर्द पीड़ा है सर, ठीक है। झंडू बाम ले लो, उतने में काम हो जाएगा बेटे। एक बाम सारे काम। फिर भी अगर कुछ ना हुआ तो पूरा डब्बी खा लेना बेटे, सीधे ऊपर। अभी के और फ्यूचर के सारे रोग ही खत्म हो जाएंगे तुम्हारे एक ही बार में, ठीक है। सर अकाउंट का कैसे मिलेगा बेटे? अकाउंट के लिए मैंने दे रखा था ना लिंक सभी को, ठीक है। आगे चलें। अ फर्म परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर, बेटे अच्छा पहली बात बता दूं मैं, जितने भी क्वेश्चन आपको डेप्रिसिएशन के अंदर मिलेंगे, इंस्टीट्यूट को भी एक बात मालूम है कि 11-12 पे बहुत डिटेल में आपने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इंस्टीट्यूट को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं उनमें से 90-95% स्टूडेंट कॉमर्स की फील्ड के ही होते हैं, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स होता है 11-12। और 11-12 की क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन बड़ा घिस घिस के पढ़ाया जाता है तुमको। कम से कम ड्यूरिंग द 11-12 जितनी जर्नी होती है तुम्हारी, 70-80-90 क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर ही चुके होते हो। जब तुम्हारी रेगुलर क्लास चलती है तब कम से कम 20 से 25-30 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर वो टेस्ट पेपर, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये एग्जाम वो एग्जाम, मिला मुलू के कम से कम अभी तक अपनी जिंदगी में 100-100 क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर ही चुके होगे डेप्रिसिएशन के। इसके बाद बचता नहीं है कुछ डेप्रिसिएशन में समझाने के लिए। अब दिक्कत ये है कि भाई सीए के पेपर में डिफरेंशिएट करें तो करें कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा ना अलग करने के लिए। बच्चों को परेशान कैसे करें? तो एक काम करते हैं, तारीख पे तारीख, क्वेश्चन के अंदर इतनी डेट डालो, इतनी तारीख डालो, इतनी तारीख डालो कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कब क्या हो रहा है। एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे के साथ में वो रिलेट ही ना कर पाए। अब जब इन्फॉर्मेशन को रिलेट ही नहीं करोगे तो क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा कब किस समय क्या हो रहा है। सर हमारी 11-12 तो कोरोना में ही निकल गई। बेटे तुमसे खुशकिस्मत आदमी कौन है बताओ? सुनीता, ठीक है, बिना पढ़े बढ़िया डिग्री मिल रही है, ठीक है। मैं तो बेटे इंतजार ही कर रहा था दोबारा फिर से कोरोना आ जाए, मैं भी 2-4 डिग्रियां इकट्ठी कर लूंगा। घर से बैठ के पेपर देना, सामने कॉपी खोल के रखो और दे, धड़ाधड़ लिख दो, किस्सा खत्म। अगला टारगेट है अपना साइकोलॉजी में एमए करने का, ठीक है। बस कोरोना का इंतजार है, एक लहर और आ जाए बस अपन अपने नाम के आगे एम इन साइकोलॉजी और लिख लेंगे कहाँ लगा है, ठीक है। आगे चलो। तो बेटे मुद्दा ये है पहला क्वेश्चन। तो इसलिए डेप्रिसिएशन के कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो सबसे सेफ तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने का। इसको सारे के सारे क्वेश्चन को आप एक टाइमलाइन पे लेके आ जाएं। पहले क्वेश्चन को आप अपने एक डायग्राम पे लेके आ जाएं, अपने एक टाइमलाइन पे लेके आ जाएं, ताकि आपको पता चले कब किस समय कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है, और फिर उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन की आंसर का ड्राफ्टिंग शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ, फॉर्म परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर ₹37,000 ऑन 1 जनवरी 2015। ये है तुम्हारी टाइमलाइन। अब वर्टिकल बनाओ तो भी ठीक है, हॉरिजॉन्टल बनाओ तो भी ठीक है, वो आपकी मर्जी है कैसे बनाना है आपको टाइमलाइन, ठीक है। सबसे पहले डेट कौन सी मिली बेटे? सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन का कोई भी क्वेश्चन आया तो शुरू में 15 मिनट जब पढ़ोगे ना, तो 15 मिनट में पढ़ते समय जो डेट्स है उनको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो पहली डेट कौन सी मिली? 1 जनवरी 2015। ये लो बेटे, 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ? एक मशीन परचेज करी है 37,000 की एंड स्पेंड 3,000 ऑन इट्स ओवर ऑयलिंग, ठीक। ओवर ऑयलिंग समझता है? ओवर ऑयलिंग समझता है कि नहीं समझता?
नहीं समझता क्या होता है जब हम कोई पुरानी मशीन खरीदते हैं ना, तो 100% ऑपरेटिंग कंडीशन में होगी कोई जरूरी तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं पूरी मशीन को खुलवा देते हैं, फिर उसके एक एक पार्ट को प्रॉपर तरीके से क्लीन करवा के साफ सफाई करवा के जो जो पार्ट्स उसके डैमेज हैं उनको हल्का फुल्का जो जो छोटे छोटे पार्ट डैमेज हैं उनको बदल के प्रॉपर ऑयलिंग ग्रीसिंग करके फिर से उसको रीअसेंबल्ड कर देते हैं। तो पूरी प्रोसेस ये जो होती है ना, जहाँ पे पूरी मशीन का एक एक पुर्जा खोल के अलग कर दिया जाएगा, फिर उसको प्रॉपर तरीके से ठीक करके फिर वापस उसको रीअसेंबल्ड कर दिया जाएगा, इसको कहते हैं ओवर ऑयलिंग। ठीक है ना। तो ओवरऑलिंग के खर्चे हुए हैं आपके 3000 रुपीज के। तो लो बेटे 1 जनवरी 2015 को मान लेते हैं आपने ए मशीन खरीदी। सर एग्जाम में ऐसे नॉमेनक्लेचर ए बी सी डी लिखा जा सकता है, आपकी मर्जी है, लिखना है लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। आगे चले, मैंने इसे समझाने के लिए यहाँ पर नाम दे दिया है ताकि आगे क्वेश्चन को समझना आसान हो जाए। 37,000 की मशीन खरीदी है, ऑपरेटिंग कंडीशन के आने के पहले 3000 रुपीज आपने खर्च किए, तो ये आपके लिए क्या होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, अगली डेट ऑन 1 जुलाई 2016। अब सीधे चलेगा ये अगले साल में। अगले साल की पहली डेट कौन सी मिली, 1 जुलाई 2016। अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹10,000। लो बेटे 1 जुलाई 2016 को इन्होंने बी मशीन और परचेज कर ली, कितने की, 10,000 की। उसके बाद ऑन 1 जुलाई 2017 फिर ये कहां चले गए, तीसरे साल में चले गए। ऑन 1 जुलाई 2017 मशीन विच वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2015। जो मशीन आपने 1 जनवरी 2015 को खरीदी थी, बताओ बेटे कौन सी मशीन की बात कर रहे हैं, ए मशीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वह सोल्ड फॉर ₹28,000। यानी बेटे जो ए मशीन आपने खरीदी थी इसको सबसे पहले आपने 1 जुलाई 2017 को लाके बेच दिया, वो भी कितने में बेचा है, 28,000 में। इतना ठीक। और ये कह रहे हैं उसी दिन ऑन द सेम डे अ न्यू मशीन कॉस्टिंग ₹25,000 वाज परचेज। इसी दिन बेटे इन्होंने एक काम और किया, एक नई मशीन और खरीद ली। नई मशीन कौन सी होगी, मशीन सी मशीन खरीद ली, कितने की, 25,000 की। ऑन 1 जुलाई 2018 अब चलेगा बेटे सीधे चौथे साल में ये लो बेटे 1 जुलाई 2018 मशीन विच वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2016। कौन सी मशीन की बात कर रहे हैं, बी मशीन की बात कर रहे हैं। 1 जुलाई 2018 को जो बी मशीन आपने खरीदी थी वह सोल्ड फॉर ₹2,000। इस मशीन को यहां पे लाके आपने 2,000 रुपए में बेच दिया। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। यहां तक तो बात समझ में आती है। ऐसे क्वेश्चन लगभग आपने 12th क्लास में सॉल्व किए भी होंगे, 11th या 12th जब भी होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए भी होंगे। कहानी के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट कहां पे आ जाता है, द फर्म चेंज द मेथड एंड अडॉप्टेड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016। अब 1 जनवरी 2016 की डेट यहाँ पे कहीं आती है। 1 जनवरी 2016 से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि पहले से मेथड कौन सी चल रही थी, स्ट्रेट लाइन मेथड, आगे से क्या यूज करेंगे, WDV मेथड एट द रेट ऑफ 15%। आगे चले, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 35 दिसंबर एवरी ईयर, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर फ्रॉम 1 जनवरी 2015। इतना क्लियर। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये जो आपकी टाइमलाइन है, हर साल अकाउंटिंग ईयर कब एंड करना है, 31 दिसंबर को। लो बेटे अकाउंटिंग ईयर की और डेट डाल दो, 31 दिसंबर 2015 को पहला अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा, 31 दिसंबर 2016 को सेकंड, 31 दिसंबर 2017 को थर्ड और 31 दिसंबर 2018 को फोर्थ अकाउंटिंग पीरियड आपका एंड होगा। इतना ठीक है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द 4 ईयर फ्रॉम 1 जनवरी 2015। यहां से लेके अगले 4 साल का मशीन अकाउंट बना के दिखाना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का, हालांकि छोटा क्वेश्चन नहीं था। मैंने पहले भी कहा था डेप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा तो नहीं मिलेगा आपको, लगभग जितना समय लगना चाहिए क्वेश्चन उतना ही समय आपसे ले भी लेगा। आगे चले, एक एडवांटेज ये होता है कि अगर उसको इस तरीके से टाइमलाइन में कन्वर्ट कर लिया जाए, इस तरीके से अगर आप इसका एक पूरा स्टेटमेंट बना लेते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको पता होगा कि कब किस समय कौन सा कैसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, कब किस समय आपको कौन सा कैसा कैलकुलेशन करना है। शुरू करें, बस इसके बाद आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन एक ही झटके में सही सही सॉल्व हो जाए तो मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि बिना टाइमलाइन बनाए आप इंस्टीट्यूट का कोई भी क्वेश्चन पूरा बिना किसी काटा पीटी के सॉल्व नहीं कर सकते। वो जानबूझ के क्वेश्चन ही ऐसा डिजाइन करेंगे, कहीं ना कहीं आपको फंसा लेंगे, ये गारंटी है। आज की डेट में अगर मैं भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन एक बार में बिना टाइमलाइन के सॉल्व करने बैठ जाऊं तो शायद मुझसे भी गलती हो जाए। और ये इसीलिए होता है क्योंकि जानबूझ के उनकी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है, 4 साल बाद की इन्फॉर्मेशन को 4 साल पहली इन्फॉर्मेशन के साथ में कनेक्ट करना है, ये करना है वो करना है, उस चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहानी पक्का गड़बड़ होती है। इसलिए बिना ये टाइमलाइन बनाए आप कोई भी काम ना करें तो ही बेहतर है। आगे चल जाऊं, चलो बेटे क्या बनाना है,
मशीनरी अकाउंट। तो सबसे पहले आपको अपने मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना चाहिए इन द बुक्स ऑफ फॉर्म मशीनरी अकाउंट। फॉर्मेट आपका सेम होगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। एलएफ का कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ एलएफ का कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो आईसीएआई का मॉड्यूल है और जो सजेस्टेड आंसर है उसमें डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के अंदर एलएफ का कॉलम बहुत ज्यादा मैंने नहीं देखा है, इसीलिए। अरविंद वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर कोरोना अगर आ जाए तो हम फाउंडेशन पास हो जाएंगे ना? नहीं बेटे, सीए इंस्टीट्यूट वाले आपको नहीं करेंगे पास। सीए इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि तुमको सेंटर में आके पेपर ही देना पड़ेगा। तुमको कोरोना से इतना डर लगता है तो 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद पेपर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है। हाँ आगे चले। लो बेटे एक एक ट्रांजेक्शन उठाओ, जो जो एंट्री होनी चाहिए एंट्री सोचो, लेजर पोस्टिंग करनी है बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पहला ट्रांजैक्शन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। आपने सर ये टाइमलाइन वर्किंग में बनाएंगे या रफ शीट में? बेटे टाइमलाइन को हमेशा रफ शीट में बनाने की कोशिश करें, और क्वेश्चन जहां पर आप सॉल्व कर रहे हैं आप अपना मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लें, और आखिरी में जहां वर्किंग नोट बनाएंगे वहां पर भी अगर टाइमलाइन बनाई तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लो बेटे पहली एंट्री 1 जनवरी 2015 को ये मशीन खरीदी थी, 37,000 की मशीन थी, 3,000 रुपीज इसके हमने इंस्टॉलेशन में खर्च किए थे, ठीक है। एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बाय ₹40,000, ठीक। करवा दो बेटे मशीनरी अकाउंट को डेबिट। डेट आएगी 2015 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट। यहीं पे वर्किंग में लिख दें 37,000 प्लस 3,000 और आउटर कॉलम में लिख दें 4,000। डन। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 40,000, बिल्कुल सही बेटे रूबा। आगे चले, चलो आगे चलो। इसके बाद क्या होगा सर? इस साल तो और कोई दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ भी नहीं है, सीधे कहां पर आओगे? अकाउंटिंग ईयर एंड करोगे। अकाउंटिंग ईयर में सबसे पहला काम क्या करना है? डेप्रिसिएशन लगाओ। एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, यानी मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। डेप्रिसिएशन कितना लगना है? स्ट्रेट लाइन मेथड 10%। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसी पे डेप्रिसिएशन लगना है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 40,000, 40,000 का 10% कितना हो गया? 4,000, ठीक है। लो बेटे 2015 31 दिसंबर को लगाएं डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 40,000 का 10% 4,000। अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया। मशीनरी आपका रियल अकाउंट है, अकाउंट को बैलेंस करो, कहानी आगे खत्म करो। डेबिट का टोटल है 40,000, तो क्रेडिट का टोटल भी होना चाहिए 40,000। बैलेंसिंग फिगर 36,000 का आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर, और ये नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 36,000। और यही नेक्स्ट ईयर के लिए होगा आपका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। अब आ जाओ 2017 में, शुरू करें। 2017 में इन्होंने एक नई मशीन और परचेस करी थी, और उसकी डेट थी यहां पर कितनी? अच्छा 1 जनवरी से इन्होंने डिसाइड कर दिया था कि भाई अब स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह कौन सी मेथड यूज करेंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करेंगे, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी 10% से बढ़ा के कितना करेंगे? 15%, ठीक। डन। और क्या हुआ सर? इसके बाद इन्होंने एक ट्रांजैक्शन और किया था 1 जुलाई 2016 को। 1 जुलाई 2016 को इन्होंने बी मशीन परचेस करी थी 10,000 की। एंट्री बताओ क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कराओ बेटे अपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट ऑन 1 जुलाई टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 10,000। सीडी कहां से आ गया ये? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 10,000। डन। आगे चले। यहां तक सबका हो गया हो तो बताएं। इस साल और कोई नया तांडव? नहीं सर, कोई नया तांडव नहीं है। चुपचाप अकाउंटिंग ईयर के एंड में चलो। अकाउंटिंग ईयर का एंड होना है 31 दिसंबर 2016। यहाँ पर आपका ईयर एंड होगा। इस साल ना तो और कोई एडिशनल मशीनरी खरीदी है ना तो बेची है, सीधे सीधे क्या करोगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। बताओ बेटे टोटल डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 6,150। चलो बेटे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। यहाँ पर डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री होनी चाहिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करोगे, 36,000 पे डेप्रिसिएशन निकालोगे, 15% तो ये कितना हो जाता है? 5,400 का। और इस साल आपने जो 10,000 की मशीन खरीदी है इस पे 15% कैलकुलेट होगा, लेकिन मशीनरी परचेस करी थी 1 जुलाई को, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे आप।
तो हो जाएगा 750। तो टोटल डेप्रिसिएशन 6150। डन। श्रद्धा, आयुषी, 2 लोगों का आंसर आया है। नेहा, मुस्कान, नीतीश, रूबा, अनुज, बस इतने ही लोग बेटे आंसर में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रुद्राक्षी, मुस्कान, श्रद्धा, सुनीता, ओके, सना भी है। बाकी के लोग सर ना उनको लाइक करने में इंटरेस्ट है ना शेयर करने में इंटरेस्ट है, और आंसर तो अपन ने देना ही नहीं है। ठीक है, डन। आगे चलूं? अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? चलो ठीक है, डन। अब ईयर एंड कर दो बेटे। ईयर एंड में क्या करोगे? बैलेंस करोगे? करो बेटे बैलेंस। डेबिट का टोटल है 46,000, क्रेडिट का टोटल होगा 46,000। बैलेंसिंग फिगर 39,850 का आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। कैरी फॉरवर्ड करवा दो नेक्स्ट ईयर के लिए। कैरी फॉरवर्ड करवा दो बेटे नेक्स्ट ईयर के लिए। करवा दिया? नेक्स्ट ईयर के लिए ये होगा आपका ओपनिंग बैलेंस। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है या स्ट्रेट लाइन मेथड है, व्हाटएवर इट इज, हर बार आपको जितनी मशीनें सबका बैलेंस अलग अलग लगेगा। क्योंकि आगे जाके जब मशीनें बेचनी है तो बेचते समय प्रॉफिट या लॉस निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि जब आप क्लोजिंग बैलेंस लिखें तो जितनी मशीनें हैं उन मशीनों का क्लोजिंग बैलेंस अलग अलग लिख दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मशीनरी ए की बात करूं तो ओपनिंग बैलेंस कितना था? 36,000। डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 5,400। माइनस करोगे तो बैलेंस कितना बचेगा? 30,600। मशीन बी का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 10,000। डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 750। बैलेंस कितना बचेगा? 9,250। ठीक है, ये 9,250 है। डन। और बेटे ये होगा आपका नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस। लो बेटे नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो। ऑन 1 जनवरी 2017 ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,600 प्लस 9,250, 39,850। डन। हो गया हो तो बताएं। यहां से बेटे कहानी के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आना शुरू होगा, इसलिए थोड़ी सी स्पीड को कम करेंगे। चालू करूं? 2017 में इन्होंने सबसे पहला काम किया है। कब? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को इन्होंने जो ए मशीन परचेस करी थी उसको बेचा है। मशीन बेची होगी तो पहले तो बताओ एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। बिल्कुल ठीक। ठीक, तो जब 1 जनवरी 2015 को जो मशीन खरीदी थी उसी मशीन को यहाँ पे लाके बेचा है। एंट्री बन जाएगी आपकी कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 28,000 एंड मशीनरी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹28,000। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट को तो पहले क्रेडिट करा दो आप बाय 28,000। अब कोई अगर मशीनरी बेची है तो इमीडिएटली आपको यहीं पर प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किए तो कहानी आगे बढ़ भी नहीं सकती। आगे चले तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जिस डेट को आपने मशीन बेची है उस डेट का सेल प्रोसीड तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, पक्की बात है। अभी हमारे केस में सेल प्रोसीड कितना है? 28,000 है। लेकिन उसी दिन की तुमको बुक वैल्यू भी चाहिए। मशीन ए आपने बेची है, मेरे पास में बुक वैल्यू है, लेकिन किस डेट की है? 1 जनवरी की। और बेचा कब इसको? 1 जुलाई को। तो पहले 6 मंथ का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तब जाके आपको 1 जुलाई की बुक वैल्यू मिलेगी। फिर इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? सेल प्रोसीड के साथ, तो पता चलेगा प्रॉफिट है कि लॉस। तो अगर मैं यहीं पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने जाऊं, ये जो वर्किंग नोट मैं आपको बता रहा हूं जैसे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना, ये सारे वर्किंग नोट आपको अलग से दिखाने पड़ेंगे। आप जहां पे अपना मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं ना, मशीनरी अकाउंट के आखिरी में आपको वर्किंग नोट दिखाने पड़ेंगे। तो जहां पे आपका मशीनरी अकाउंट कंप्लीट होगा, लगभग 1 पेज लग जाएंगे, 4 साल की अकाउंटिंग है। ठीक है ना, तो अगले पेज में लिखें वर्किंग नोट। अगले पेज में जितनी जगह आपको लगती है कि इतनी जगह में मेरा 4 साल का मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हेडिंग डालें वर्किंग नोट। डाल दिया बेटे? लिखे वर्किंग नोट नंबर 1। लिखे बेटे वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। सर अगर ये वर्किंग नोट ना दिखाया जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 20% मार्क्स जो होते हैं आपके किसी भी क्वेश्चन के, उसका 20% मार्क्स आपका प्रेजेंटेशन में और वर्किंग नोट के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 2 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ किस में रहेंगे? आपके प्रेजेंटेशन में और प्रॉपर वर्किंग नोट में। अगर आपने वर्किंग नोट नहीं दिखाए हैं तो वो कैलकुलेशन जो करेंगे वो आउट ऑफ 8 मार्क्स करेंगे, आउट ऑफ 10 मार्क्स नहीं करेंगे। ठीक है, पहले 2 नंबर माइनस हो गए तुम्हारे वहां पर। अगर आपने इस बार का टेस्ट पेपर देखा होगा तो कुछ ऊपर हेडिंग लिखी हुई थी। अरे टेस्ट पेपर में थी ना हेडिंग,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी लिखा हुआ था। एग्जैक्टली जब एग्जाम में पेपर आएगा तो वैसी हेडिंग लिखी हुई मिलेगी आपको, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखा रहेगा सॉल्व एनी, कि क्या लिखा था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, हाँ क्या लिखा था, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चन, ऐसी था ना, एग्जाम में भी यही पैटर्न आएगा। ठीक, उसके बाद नीचे एक और लाइन लिखी हुई थी, ऑल वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें भी ऐसे ही लिखा होगा, जो फॉन्ट मैंने आपको बना के दिए थे ना उसी फॉन्ट में आएगा आपका क्वेश्चन पेपर भी, बस क्वेश्चन पेपर का साइज थोड़ा सा छोटा होगा, मेरा साइज A4 का था, उनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है पेपर का। ठीक है, लेकिन हर संडे को जो टेस्ट पेपर आपका होगा, आप मान के चलें फॉर्मेट मेरा एग्जैक्टली वही होगा जो आपका एग्जाम में आने वाला है, और उसी फॉर्मेट, मेरा फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में टेस्ट पेपर लेने का रीजन सिर्फ इतना होता है कि उस फॉर्मेट को देख देख के और इंस्ट्रक्शन को पढ़ पढ़ के आप इतने आदतन हो जाओ, आप इतना यूज्ड टू हो जाओ कि जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए तो आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि यार ये तो कुछ नया है। ठीक है, जब आपका एग्जाम में 24 जून को क्वेश्चन पेपर आए, तब पेपर देख के तो कम से कम ऐसा लगना चाहिए कि यार यार ऐसे तो पेपर बहुत सॉल्व कर लिए हमने क्लास के अंदर, अब इसमें क्या नया होगा, कुछ भी नया नहीं होगा। तो वहां पर ये फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए, इसलिए टेस्ट पेपर में हमेशा उसी पैटर्न में रखना पसंद करता हूं जिस पैटर्न में एग्जाम के अंदर वो आने वाला है। तो इसीलिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ये जो वर्किंग नोट्स हैं, ऑलवेज रिमेंबर वर्किंग नोट शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर आंसर। या तो वर्किंग नोट को आप आंसर के अंदर ही करके दिखा दो, जैसे डेप्रिसिएशन निकाला था हमने 2015 के लिए, इनर कॉलम में दिखा दिया। ठीक है, या तो आप उसको इनर कॉलम में दिखा दो तो भी चलेगा, और नहीं तो फिर आप अलग से वर्किंग नोट बना के आपको वर्किंग नोट दिखाने पड़ेंगे। आगे चले, लो बेटे सबसे पहले क्या चाहिए सर, बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2017, मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी, 30,600, 30,600 की बुक वैल्यू थी। आदित्य बेटे वेरी गुड मॉर्निंग। 30,600 की बुक वैल्यू थी, लेकिन ये बुक वैल्यू कब की है, 1 जनवरी 2017 की। मशीन बेची किस डेट को है, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई की बुक वैल्यू चाहिए आपको, क्या करोगे, कितना, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। मेथड कौन सी है, WDV मेथड। तो डेप्रिसिएशन किस पे निकालोगे, ओपनिंग बैलेंस पे निकालोगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है, इसमें से लेस कराओ डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ। ठीक है, सब कचरा हो गया पूरा। 30,600 इंटू 15% इंटू 6/12, ऐसा समझ लें आप। ये लिखा है बेटे 30,600 इंटू 15% इंटू 6/12। ठीक है, 30,000 तो ये हो जाएगा 2295 का आपका डेप्रिसिएशन माइनस, तब जाके क्या मिलेगी आपको बुक वैल्यू, कब की, 1 जुलाई की। लो बेटे, तो ये आएगी आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई 2017। अब आप इसको रिटर्न डाउन वैल्यू लिखें या आप इसको बुक वैल्यू लिखें, एक ही बात है। ठीक, तो इससे कैलकुलेट होगी आपकी बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई 2017। थोड़ा सा मैसअप हो गया है, मैनेज कर लेना इसको। आगे चले, अरे आगे चलो क्या, अब इसको कंपेयर करना है किसके साथ, ये आगे 28,305, किसके साथ कंपेयर करोगे, सेल प्रोसीड। बताओ सेल प्रोसीड कितना था, 28,000 का सेल प्रोसीड। अगर मैं इसमें से माइनस करा दूं तो डिफरेंस का अमाउंट कितना बच गया, 305। प्रॉफिट है कि लॉस है, कितने का लॉस, प्रॉफिट है, कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है, लॉस। अरे बेटा बुक वैल्यू कितनी थी, 28,305, यानी हमारे हिसाब से जो मशीन 28,305 की थी उसको कितने बेच दिया, 28,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट है कि लॉस है, 305 रुपीज का लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 305। डन, पक्का, चलो ठीक है आगे चलें फिर। अब लॉस के लिए एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, बस ठीक है बना दो एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 305 एंड मशीनरी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय 305। इतना ठीक है, यहीं पे लिख देना बेटे इसी के आगे ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि 305 का अगर किसी को डिटेल चाहिए तो कहां पे जाके देख ले, वो वर्किंग नोट नंबर 1 में जाके वो देख सकता है। आगे चले, डन हो गया बेटे, यहां तक मशीन बेच दी, प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ना शुरू करें, चलो आगे बढ़ना शुरू करो। अब इसके बाद करना क्या है और देखते हैं आगे क्या है। सर इसी दिन उन्होंने एक नई मशीन खरीदी थी, कितने रुपए की, 25,000 की एक नई मशीन इन्होंने परचेस करी थी। ठीक है, एंट्री
मशीनरी अकाउंट डेबिटेड बाय ₹25,000 एंड बैंक अकाउंट, कैश नहीं बैंक अकाउंट, ठीक है ना। अब मान के चलेंगे कि लगभग सारी पेमेंट किस में हो रही है, बैंक के थ्रू हो रही है। जब तक स्पेसिफिकली ना लिख दे कैश, तब तक मान के चलेंगे पेमेंट किस में हो रही है, बैंक में, ठीक। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करवा दो 25,000 रुपीज से। ये कौन सी मशीन हो गई आपकी, सी मशीन हो गई। इस साल के सारे काम खत्म। एक मशीन को बेचना था, बेच दिया, नई मशीन खरीदनी थी, खरीद दी। अब चलो सीधे ईयर एंड में। ईयर एंड में क्या करोगे, पहले काम डेप्रिसिएशन लगाओगे। लगाओ बेटे डेप्रिसिएशन। एंट्री बन जानी चाहिए सी मशीन को खरीदने के बाद ईयर एंड में पहले डेप्रिसिएशन लगाओगे, एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। जो एंट्री में लिख रहा हूं ना, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। जो बोलूंगा सिर्फ उतना ही वर्किंग नोट लिखना है। एंट्री होनी चाहिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अब निकालना शुरू करो डेप्रिसिएशन। सबसे पहले एक मशीन जो आपने बेची थी उस पर डेप्रिसिएशन लगाया था 6 मंथ का, वो कितना था, 2295, ठीक। अभी 2 मशीनें और बची हैं, कौन कौन सी, एक मशीन बची है बी और एक मशीन बची है सी। बी मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, 9250 की रिटर्न डाउन वैल्यू थी, इतना, ठीक है। इसी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा एट द रेट ऑफ 10%, 15% फॉर 6 मंथ। अच्छा, वो होल ईयर के लिए, बराबर है। हाँ, नहीं जानबूझ के बीच बीच में गलत बोलता जाऊंगा, देखूं तो जरा बेटे सब लोग छापने में लगे हैं कि सुन भी रहे हैं। आगे चले। हाँ, तो अब निकालो बी मशीन पे डेप्रिसिएशन 9215 एट द रेट ऑफ 15%, कितना हो गया, तो उसको 1388 लिया जा सकता है, ठीक है ना। 25-50 पैसे बेटे छोड़ दे, अपन रईस लोग हैं, 25-50 पैसे के ऊपर ध्यान नहीं देते अपन, ठीक है। तो उसको कर दो 1388, डन। अब बच गई तुम्हारे पास में कौन सी मशीन, सी मशीन। इस पे निकालेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% ओनली फॉर 6 मंथ, ठीक है। सी मशीन 25,000 की थी एट द रेट ऑफ 15% फॉर 6 मंथ। इसका डेप्रिसिएशन आएगा 1875। टोटल डेप्रिसिएशन 5558, ठीक है ना। ये होगा बेटे आपका टोटल डेप्रिसिएशन 5558 का, डन। तो बेटे यहां पर डेप्रिसिएशन आप अपने मशीनरी अकाउंट में डेबिट करवाएं, क्रेडिट करवाएं 5558, ठीक है। किसी को यहां तक कोई डाउट है, नहीं है, पक्का। आगे चलें, चलो आगे चलो फिर। हाँ, नहीं बेटे अपन ने ऊपर कहां लिखा था, देखो ना, हमने सेल प्रोसीड लिखा था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा था। तो उसका जो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन था, पहले यहाँ पे आप लोग क्या 11th क्लास में क्या करते थे, जो मशीन बेची है उसका डेप्रिसिएशन 6 मंथ का यहीं पे रिकॉर्ड कर देते थे। फिर जो बची हुई मशीनें उनका आखिरी में रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। इंस्टीट्यूट की प्रैक्टिस ये है कि डेप्रिसिएशन हमेशा एक एडजस्टमेंट आइटम होता है, और अगर एडजस्टमेंट आइटम होता है तो सारे एडजस्टमेंट कब किए जाते हैं, ईयर एंड में किए जाते हैं। सो देयरफॉर डेप्रिसिएशन ऑन ऑल द एसेट शुड बी चार्ज एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है ना। तो हमने यहां पर पहले क्योंकि डेबिट नहीं किया था, इसलिए टोटल डेप्रिसिएशन के साथ में ऐड करके दिखा रहे हैं। हाँ, अगर आपने पहले यहां पर डेबिट कर दिया होता तो यहां पे सिर्फ डेप्रिसिएशन किसका निकालते, बी और सी का कैलकुलेट करते। समझ में आया, ऐसा। आगे चलो, अब निकालो क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर को बेटे आपका। अब यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो डेबिट का टोटल होता है 64,850, क्रेडिट का टोटल होना चाहिए 64,850। बैलेंसिंग फिगर बताओ सर। डेप्रिसिएशन बेटे अगर कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो तो या तो उसका वर्किंग नोट अलग से बना के दिखाना पड़ेगा। शुभम का कहना यह है कि सर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन वर्किंग नोट में या रफ वर्क में, नहीं बेटे, इसको आपको वर्किंग नोट में ही दिखाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कोई भी फिगर जो आप अपने अकाउंट के अंदर लिख रहे हैं, ये फिगर अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है, दैट मींस इट इज द कैलकुलेटेड फिगर। और जो भी कैलकुलेटेड फिगर होगा उस कैलकुलेटेड फिगर को अल्टीमेटली बेटे यहां पर आपको अपने इसमें दिखाना ही पड़ेगा, किसमें, आपके वर्किंग नोट में दिखाना ही पड़ेगा। आगे चले। डेबिट का टोटल है 64,850, क्रेडिट का टोटल होना चाहिए 64,850। बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 30,987। लेकिन बेटे आगे और मशीनों को बेचना भी है और मशीनें खरीदी भी जाएंगी, तो हर एक मशीन का क्लोजिंग बैलेंस अलग अलग दिखाओ ताकि आगे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ए मशीन का क्लोजिंग बैलेंस नील, बिक गई है। बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कभी भी याद रखना, असल में होता क्या है कि जिस दिन आप सीए बन जाएंगे, इंस्टीट्यूट पता है आपको कहां कहां टेस्ट करेगा। सबसे पहले तो टेस्ट ये करता है कि आप सोच समझ के बोलते हैं या बिना सोचे समझे बोल देते हैं। तो इसीलिए, और होता क्या है, जिस दिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और आपका क्लाइंट जब आपके सामने बैठा होगा तो आपके मुंह से जो निकलेगा ना वो सबको कॉन्ट्रैक्ट मान लेगा। आपने अगर जरूरत से ज्यादा के कमिटमेंट कर दिए तो आपके सारे कमिटमेंट को कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मानेगा। पैसे ऐसे उसको देना नहीं है,
इस दुनिया का सबसे अभागा आदमी पैसे के मामले में कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। काम करते रहो लेकिन क्लाइंट पैसे देने का नाम ही नहीं लेता, उससे पैसे फिर अलग से वसूल करने पड़ते हैं दमदारी दिखा के, वो एक अलग बात है। लेकिन आपके मुंह से जो निकलेगा उन सारी बातों को कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन मानेगा। इसीलिए आज से आदत डाल लो, बोलना अपने को बिल्कुल कम है, फुल एटीट्यूड के साथ रहने का अपने को। किसी ने कुछ बोला बहुत जरूरी है तो अपने मुंह से बिल्कुल मोतियों जैसे हाँ या ना फूटना चाहिए, ठीक है ना। सामने वाला 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक गिटिर पिटिर कर रहा है, फिर 15 मिनट बाद एक बार ठीक है, बहुत जरूरी है तो बिल्कुल बिल्कुल लिमिटेड शब्दों में जो बात करनी है उसकी आदत डालो। जिसने अपने एटीट्यूड को बदल लिया उसको डिग्री सबसे पहले मिल गई। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अक्सर मैंने एक बिहेवियर के साथ में कंपेयर करके देखा है, जितने लोगों को मैंने देखा जो जरूरत से ज्यादा बातें करते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं जो लोग, उनको 10-10 साल होगा उनको डिग्री नहीं मिली आज तक। और जो लोग बड़ा नपतुला बोलते हैं ना, उनको बड़ी जल्दी डिग्री मिल जाती है। क्योंकि जो लोग नपतुला बोलते हैं वो आंसर में भी नपतुला हिसाब किताब लिखेंगे, पूरा सोच समझ के, ये लिखना है ये नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये जरूरी है इस आंसर के लिए उतना ही लिखेंगे, ये अननेसेसरी है इसको नहीं लिखेंगे। लेकिन जो लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं ना, वो आंसर लिखते समय भी जरूरत से ज्यादा लिखते हैं। और जहां तुमने जरूरत से ज्यादा आंसर में लिखा, बस तुम्हारा तो बेटे उस समय वैल्यू खत्म हो गई, वहीं पर खत्म हो गई। सामने वाले ने देखा कि कहानी सुना रहा है, ये आंसर में बेकार है, फालतू आदमी है, ऐसा हो जाता है। इसलिए लिमिटेड बोलने का, बिल्कुल सुनने के बाद प्रॉपर तरीके से आंसर देने का। मशीन ए का बैलेंस, बी का बैलेंस, अरे मशीन ए का बैलेंस तो नील हो गया, मशीन ए तो बिक गई। मशीन बी का बैलेंस 682, मेरा यही आ रहा है बॉस, तुम्हारा कितना आ रहा है? 862 आ रहा है क्या? 7862। सी का बैलेंस 23,125, सही है, डन। चलो आगे चले अब। लो बेटे यही होगा तुम्हारा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। 1 जनवरी 2017 को नया साल शुरू होगा, इस दिन आप अपने ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। ये हो गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए का? ये हो गया 70,987 का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। चलो जतिन कुमार सर, मैं भी कम ही बोलता हूँ हाँ या ना। अबे क्लास के अंदर डिटेल में जवाब देना है, ठीक है ना, यहाँ एटीट्यूड ना दिखाओ, क्योंकि तुमसे 200 गुना ज्यादा एटीट्यूड वाला आदमी तुम्हारे सामने बैठा हुआ है नालायक। हाँ वो मेरे को एटीट्यूड दिखा रहा, सर मैं भी कम ही बोलता हूँ ना, इसलिए तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जवाब नहीं देना पसंद नहीं है, नालायक। फालतू का एटीट्यूड हर जगह नहीं दिखाने का है। अब मम्मी के सामने तो बिल्कुल मत दिखाना। आगे चले, आगे चलो, ठीक है। अब आ जाओ बेटे 1 जनवरी 2018, 1 जुलाई 2018 को इन्होंने एक मशीन, बी मशीन 2000 रुपीज में बेच दी थी, ठीक है। हाँ दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, क्योंकि स्लाइड बनाने वाले की अगली बार थोड़ा सा प्यार से लेना पड़ेगी मेरे को लगता है। आगे चलते हैं। हाँ तो इन्होंने क्या किया बेटे, कुछ ज्यादा ही कलर डाल दिए उसने स्लाइड में, जितने कलर की जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा के कलर डाल दिए उसने। आगे चलो, 1 जुलाई 2018 को इन्होंने एक मशीन बेच भी दी, बी मशीन 2000 रुपीज में। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है बेटे, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करवा दो पहले, कितने से? 2000 रुपीज से क्रेडिट करवा दो, डन। अब मशीन बेची है तो प्रॉफिट या लॉस भी निकालना पड़ेगा, तो अगला होना चाहिए वर्किंग नोट नंबर 3 आना चाहिए मेरे हिसाब से। वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन निकाला था। डेप्रिसिएशन की वर्किंग अगर इनर कॉलम में कर ली होगी तो वर्किंग नोट नंबर 2 आएगा, और अगर डेप्रिसिएशन की वर्किंग भी अलग से दिखाई होगी तो वर्किंग नोट नंबर 3 आएगा। जैसा भी हो वो अपने हिसाब से देख लें आप। तो अब बनेगा तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 2 या 3, तो लिखें वर्किंग नोट नंबर 2 या 3। प्रॉफिट ऑन सेल और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। हाँ वर्किंग नोट नंबर 2 लिखें, प्रॉफिट ऑब्लिक्स लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। आगे चले, लो बेटे प्रॉफिट या लॉस निकालना शुरू करो। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जिस डेट को आपने मशीन बेची उस डेट की बुक वैल्यू चाहिए, और तुम्हारे पास में फिलहाल बुक वैल्यू कब की है? 1 जनवरी 2018 की बुक वैल्यू है, तो यहीं से शुरू करो। बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को मशीन की बुक वैल्यू थी 7862, ठीक है ना, 7862 की बुक वैल्यू थी। आपने मशीन 6 मंथ यूज करने के बाद बेची है, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओ। डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ ये हो जाएगा 7862 इंटू 15% फॉर 6 मंथ, ठीक, 590 रुपीज का डेप्रिसिएशन आना चाहिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 590 रुपीज के लिए, बच जाएगा आपके पास में रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई 2017 कितनी आ रही है? 7272,
ठीक है, 7272 की आ गई आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू। अब इसको कंपेयर करो अपने सेल प्रोसीड के साथ। सेल प्रोसीड कितना है 2000। तो ऐसा नहीं लग रहा बेटे 7272 की मशीन अपन ने 2000 में बेच दी, प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। कितने का? 5250 का लॉस है। लेस सेल प्रोसीड 2000, तो आखिरी में बच जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 5272 का लॉस है। बिल्कुल सही बेटे। श्रद्धा, आयुषी, विकास, मानवी, सबके आंसर एकदम सही है। रूबा नहीं बेटे, रूबा आंसर गलत है, 5272 आएगा, आपने 5250 लिखा है। आगे चलते हैं, ठीक है। इतना 5272 का लॉस। एंट्री बताओ क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कराओ, कहानी खत्म। हो गया इतना? इस साल और कोई काम करना है क्या? नहीं सर, मशीन बेचो, किस्सा खत्म, साल खत्म। ईयर एंड आ गया, क्या करना है? डेप्रिसिएशन निकालना। निकालो बेटे डेप्रिसिएशन। अब ईयर एंड में जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो क्या करोगे? एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन सबसे पहले जो बी मशीन आपने बेची थी उस पर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था हमारा। कितना था? 590 का डेप्रिसिएशन तो पहले से कैलकुलेट कर रखा है। अब बच गई तुम्हारे पास में एक मशीन और, कौन सी? सी मशीन। सी मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 23,125। इसी पे एट द रेट ऑफ 15% पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पर। तो 23,125 का 15% साल भर का डेप्रिसिएशन कितना? 3469। 3469 का डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो गया? 4059। अब ये वर्किंग नोट या तो आप इनर कॉलम में यहीं पर दिखा दे मशीनरी अकाउंट में, और यहां पे नहीं दिखाना चाहते तो फिर वर्किंग नोट में अलग से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कहां दिखाना चाहते हैं। आगे बढ़ जाए, चलो 31 दिसंबर को लगाओ बाय डेप्रिसिएशन 4059। बस बेटे ईयर एंड हो गया, 4 साल की अकाउंटिंग चाहिए थी, इसके बाद कोई फर्दर अकाउंटिंग नहीं करनी है। तो क्लोजिंग बैलेंस निकालो, कहानी खत्म करो। डेबिट का टोटल है 30,987, क्रेडिट का टोटल होगा 30,987, बैलेंसिंग फिगर आएगा 19,656। डन। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। बचपन में करते थे, अब खत्म। अब बेटे तुम बचपन से क्या है, एक कदम आगे आ चुके हो। अब तुम्हारा बचपना छूट चुका है पीछे। कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी किया तो एग्जाम के बाद ये मत सोचना अरे यार ओपनिंग बैलेंस तो ब्रॉट डाउन करना भूल ही गई मैं, 1 नंबर कटेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसा अपने आप को डिप्रेशन में मत लेके चले जाना। अरे हो गया यहां तक? पक्का क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, डन। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे चले? अरे आगे चलूं क्या? चलो आगे चलो सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करें। अनुज का कहना है कि सर मशीन बी तो हमने बेच दी, उसका डेप्रिसिएशन क्यों दिखा रहे हैं? देखो बेटे मशीन बी को भी आपने 6 मंथ के लिए तो यूज किया ही था, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन तो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करना ही पड़ेगा। हाँ तो बेटे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन तो अलग अलग आपको शो करना ही पड़ेगा। तो या तो आप 6 मंथ का डेप्रिसिएशन यहां पर मशीन को बेचते समय अलग से शो कर दो, और अगर अलग से शो नहीं किया तो ईयर एंड में जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया इसी के अंदर मशीन बी का डेप्रिसिएशन ऐड करके दिखा दो तो भी चलेगा। सर डेप्रिसिएशन अलग अलग लिख सकते हैं, जो मशीन सेल हुई है उसका बिल्कुल लिख सकते हो बेटे तनिष्का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम में अगर जो मशीन आपने बेची है इसका डेप्रिसिएशन अलग से दिखाना चाहो, और जो मशीनें आपके पास में ईयर एंड पे बची हैं उनका डेप्रिसिएशन अगर आप अलग से दिखाना चाहते हैं तो भी वैसा काम किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6 मंथ के बाद ही शो कर सकते हैं क्या? हाँ शानू बेटे, आप 6 मंथ के बाद जब आपने मशीन सेल करी होगी उसी समय अगर मशीन बी का डेप्रिसिएशन आप अपनी अकाउंट्स की बुक में दिखाना चाहते हैं तो भी दिखाया जा सकता है, वो भी गलत नहीं है। ओके, वो भी एकदम सही है। इस बात को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जो आपने 11th क्लास में काम किया था वो एकदम सही काम किया था, वैसा भी काम करेंगे तो भी चल जाएगा। आगे चलूं? Question number 2. X purchased a machinery on 1st January 2017 for rupees 48 lakh and spent 20,000 on its installation. फिर से टाइमलाइन पे जाओगे, पहली डेट कौन सी मिली? 1st जनवरी 2017। क्या हुआ है? परचेज करी है। ए मशीन का नाम दे दूं इसको? लो बेटे मशीन ए, 1st जनवरी 2017 को मशीन ए परचेज करी है, 4,80,000 की मशीन थी, 20,000 इंस्टॉलेशन के लिए खर्च किए, ठीक है। हाँ बेटे सबसे पहले तो ये टाइमलाइन बनाना शुरू करो। बना लिया सबने?
और टाइमलाइन के लिए अब वहां पे अपने को आर्टिस्ट और कलाकार नहीं बनना है, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची नहीं बनना है कि तो मोनालिसा की पेंटिंग बनानी और $400 मिलियन में बेचनी है जाके, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सीधे सीधे एक स्ट्रेट लाइन हाथ से ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, और लिखना शुरू करो। 1 जनवरी 2017 को ये मशीन परचेस करी है और 20,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस में खर्च किए। आगे चले, इसके बाद अगली डेट कौन सी है? 2000। बेटे 1 जुलाई के साथ ईयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि एक ही क्वेश्चन 3-4 साल तक जाता है। हाँ, तो अगली डेट कौन सी है? सब बाकी छाप, अरे मेरे देश की प्रिंटिंग प्रेस, फोटोकॉपी मशीनों, छाप बाद में लेना, पहले क्वेश्चन के ऊपर तो फोकस कर लो। हाँ, 1 जुलाई 2017 क्या किया था इस दिन? एक नई मशीन परचेस करी थी, ठीक है, कितने की खरीदी थी? 2 लाख रुपए की नई मशीन खरीदी। ये लो बेटे, अगली डेट मिली 1 जुलाई 2017 को, बी मशीन खरीदी 2 लाख की। अगली डेट कौन सी मिली है? 1 जुलाई। अभी क्या है ये बेटा, हमसे तो जवाब दो, अगली डेट कौन सी है? 1 जुलाई 2018। क्या हुआ था इस दिन? मशीन विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2017, यानी किसकी बात कर रहे हैं ये? मशीन ए की बात कर रहे हैं। क्या किया इसके साथ? हैविंग बिकम स्क्रैप एंड वाज सोल्ड फॉर ₹2,90,000। तो इस दिन बेटे आपने पहली मशीन को यहां पर लाकर बेच दिया, इतना, ठीक है। और क्या किया? एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹5 लाख। इसी दिन एक नई मशीन खरीदी और 5 लाख रुपए की। डन। Depreciation is to be provided annually on 31st December at the rate of 10% per annum on written down value. Prepare the machinery account for the year 2017 and 2018. सिर्फ 2 साल के लिए मशीनरी अकाउंट आपसे मांगा जा रहा है। पहला अकाउंटिंग पीरियड कब एंड होगा? 31 दिसंबर 2017 को फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा, 31 दिसंबर 2018 को सेकंड अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा। क्वेश्चन खत्म, होमवर्क पे लिखो, किस्सा खत्म करो, डायग्राम बना के ले जाओ बस घर में, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इस क्वेश्चन को भी क्लास में सॉल्व कराओ, तो जाती हो जाएगी ना बेटे, ऐसे में तो मजा नहीं आएगा ना फिर। अरे ठीक है, हाँ डन, लिख लिया होमवर्क, वेरी गुड। डायग्राम सबका हो गया हो तो बताएं, हो गया डायग्राम? ठीक है, डन। नहीं, आंसर पे नहीं जाऊंगा मैं, ये मेरा काम नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करें। जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटे। मेसर दयाल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक। अभी तक तो एक एक मशीन में खेल रहे थे, इस बार कह रहे इकट्ठे 10 ट्रक खरीदेंगे अपन। कितने खरीदना है? 10 ट्रक, फ्लीट ऑफ ट्रक्स खरीदेंगे अपन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है अपने को। आगे चलो, लो बेटे आगे चलते हैं। तो बेटे कह रहे हैं फर्स्ट, पहली डेट कौन सी मिली, जल्दी बताओ। 1 जुलाई 2017, ठीक। क्या किया था इस दिन? परचेस किए थे। क्या परचेस किए थे भैया? 10 ट्रक्स खरीदे थे। हर एक ट्रक कितने का था? 50 लाख ईच लिखा हुआ है, इसका मतलब हर एक ट्रक कितने का था? 50 लाख रुपए का। तो टोटल शॉपिंग कितने की करी अपन ने? 5 करोड़, 5 खोखे की शॉपिंग करे ले अपन, ठीक है। अरे बराबर है कि नहीं? ठीक है, ओके डन। तो लो बेटे, टोटल शॉपिंग होगी 10 into 50 lakhs इज इक्वल टू 500 lakhs। अब बेटे यहाँ पे करोड़ लिखने मत बैठ जाना, नहीं तो बार बार गिनोगे। अच्छा, करोड़ में कितने जीरो होते हैं? यूनिट, 10, 100, 1000, फिर ये 1000, फिर ऐसे करके बेटे काउंट करने बैठ जाओगे नंबर। तो बेस्ट ऑप्शन है इसमें से लैक्स को कॉमन निकाल के बाहर किया जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपने 500 लाख रुपीस की शॉपिंग करी। अगली डेट कौन सी मिली? अगली डेट 1 अक्टूबर। सीधे 2017 से कहां पर आ गए? 2019 पे। क्या हुआ बेटा इस दिन? हाँ बोलो, लिख सकते हो, लेकिन फिर आदमी आगे जब कैलकुलेशन करोगे लैक्स में तो उसको फिर सीआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो अपने वर्किंग नोट में तो तुम जैसा चाहो लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में जब मतलब कि एग्जाम जब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, तब अगर फिगर्स करोड़ में लेना शुरू कर दिए तो सारी चीजें करोड़ में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इवन जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी करोड़ में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए करोड़ से थोड़ी सी छोटी यूनिट लैक्स हमारे लिए ठीक है। आगे चले। हाँ, कब किया काम? 1 जुलाई 2017 को। क्या हुआ था इस दिन? मशीन किधर है बेटा? ट्रक है इस बार, ठीक है ना। अबे हमारे ट्रक ड्राइवर ने बेवड़ा मार के ट्रक का एक्सीडेंट करा दिया, तुम वही बेवड़ा मार के ट्रक को मशीन बोल रहे नालायक। कैसी कैसी बातें कर रहे हो, सवेरे सवेरे कुछ भी पी के जाते होगे। हाँ बताओ क्या हुआ था इस दिन? हाँ
1 October 2019 को one of the truck is involved in an accident, is completely destroyed and rupees 35 lakh is received from the insurance company in full settlement. जैसे आप किसी भी एसेट को बेचते तो बेचते समय सेल प्रोसीड मिलता है, इस बार एक्सीडेंट के समय आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, कितने का? 35,000। तो ये लाइन देख के घबराना नहीं है, इट इज एज गुड एज योर सेल प्रोसीड। ठीक, तो लो बेटे, इस दिन एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस क्लेम मिला 35 लाख का। ऑन द सेम डे अनदर ट्रक इज परचेज बाय द कंपनी फॉर द सम ऑफ रुपीज 60 लाख। एक नया ट्रक खरीद लिया अपन ने, कितने का? 60 लाख का। कंपनी राइट्स ऑफ 20%, कंपनी राइट्स ऑफ 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। कंपनी ऑब्जर्व कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर बोले तो कब चालू होने का है? कब चालू होगा? 1 जनवरी। कैलेंडर ईयर बेटे हमारा कैलेंडर कब से चालू होता है? 1 जनवरी से। खत्म किधर होता है बेटे? होश की दवा पी के आने का। क्या लिखा है यहाँ पे साफ साफ बेटे? असल में इंस्टीट्यूट को ये भी पता है कि 11 12 को मर मर के तुमको कौन सी डेट रटवाई है टीचर ने? 1 जुलाई से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो जानबूझ के इन्होंने क्या डाल दिया? कैलेंडर ईयर। कहां से शुरू होगा? 1 जनवरी। खत्म कहां होगा? 31 दिसंबर। तुम अपना आंसर ड्राफ्ट कर रहे हो किसके बेसिस पर? 31 मार्च के बेसिस पर। सब कुछ बनने के बाद भी पूरा क्वेश्चन गलत हो गया तुम्हारा। मैं बार बार कह रहा हूं बेटे, इंस्टीट्यूट को सब पता है तुम क्या रट के आए हो और तुम्हारी क्या आदत बन गई है, और तुम्हारी आदत के हिसाब से जानबूझ के। अब नॉर्मली बेटे इंडिया के अंदर कैलेंडर ईयर तो कोई फॉलो नहीं कर रहा आज की डेट में। हर आदमी जो अकाउंटिंग कर रहा है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है। तो फिर इंस्टीट्यूट वालों को कैलेंडर ईयर बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन उनको मालूम है कि तुम्हारी आदत लग गई है एक ही डेट सुनने की। कौन सी डेट? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। और 2 साल की 3 साल की अकाउंटिंग आपसे करवाएंगे कैलेंडर ईयर बोल के, तो एक बार तो कहीं ना कहीं गलती कर ही दोगे तुम, क्योंकि आदत बन गई है हमारी। और अपनी आदत को हम छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन आराम से पढ़ने को तैयार नहीं है। समझ में आ गई बात बेटे? इसलिए बार बार कह रहा हूं, इंस्टीट्यूट वाले साइकोलॉजिकली बहुत जबरदस्त खेलते हैं। ठीक, और इतना खेलेंगे कि तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ कब खेल के निकल गए। और तुमको पता कब चलता है कि तुम्हारे साथ खेल के निकल गए? एग्जाम खत्म हुआ, तुमने अपना बैग उठाया और जैसे ही क्लासरूम के बाहर पहला कदम रखोगे तुरंत याद आएगा, अभी साला कैलेंडर ईयर था, मैं तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अकाउंटिंग करके आया। होता है ना कभी 12th में 11th में 12th में एग्जाम दिया होगा, तुमको अपनी गलती एग्जैक्टली तब रिकॉल होगी जैसे तुम क्लासरूम के बाहर निकलोगे वैसे ही। ठीक है। और बेटे अक्सर मैंने देखा है बेटे, यहां पर मालूम 2 जगह सिनारियो भयंकर ही आड़ा तिरछा होता है। एग्जाम जैसे ही खत्म होता है तो लड़कों के चेहरे देखो, सबके चेहरे उतरे हुए मिलेंगे, अभी साला पेपर सत्यानाश हो गया। और लड़कियों के चेहरे देखो, बड़े खुश खुश निकलेंगे, अरे 1 नंबर पेपर गया अपना। और एग्जाम आया तो लड़कियों के चेहरे उतरे हुए दिखते हैं। ठीक है। उनसे पूछो क्यों, क्या हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा? नहीं ना यार, मेरे को तो 98 की उम्मीद थी, 96 ही मिले। और लड़के भारी खुश, तेरे को कितने मार्क्स मिले? अपन पास हो गए, बहुत है अपने लिए। ठीक है, अपन पास है। जितने में 2 लड़के पास हो जाते हैं उतने में तो एक लड़की को नंबर मिलते हैं, उसमें भी उसका कहना है कि 2 नंबर कम मिले। तो भाई तू अगर वो नंबर 2 बच्चों के बीच में बांट दे तो लड़के पास हो जाएंगे बेचारे। ये तक तो हाल है। तो मुद्दा ये है कि सिनारियो यहाँ पे ऑल टुगेदर डिफरेंट। कभी देखना भी एग्जाम में पेपर देने जाओगे ना, तो लड़के जब पेपर देने आती हैं 2 कैलकुलेटर, मेरे को तो समझ में नहीं आता 2 हाथ से 2 कैलकुलेटर कैसे चलाते हैं वो लोग। ठीक है, 2 कैलकुलेटर, और उसके बाद खतरनाक आइटम, 1 पानी की बोतल, 1 नींबू पानी की बोतल, साथ में 1-2 चॉकलेट के रैपर, 1-2 चॉकलेट भी लेके आते हैं। कहीं भूख लग गई तो पेपर देते देते भगवान जाने वहां भाई खाने जा रही है कि पेपर देने जा रही है। अच्छा वो वेफर सेफर्स लेके नहीं आ गई वहां पर, नहीं तो पता लगा जमीन में फट्टा बिछा के पिकनिक बना रहे वहीं पर। ठीक है। और लड़कों को देखो, पेन तक लेके नहीं गए, सर पेन भूल गए थे हो ना थोड़ा सा किसी से पेन ले रहे हैं, किसी से कैलकुलेटर ले रहे हैं। स्केल ले जाने का तो धर्म ही नहीं लड़कों का। ठीक है ना, स्केल भी सामने वाले से मांग रहे हैं, भाई स्केल देना यार। ठीक है, वहां पर भी पूरी दोस्ती यारी चल रही है, सीए का पेपर हो रहा, मजाक हो रहा, पता नहीं चलता कई बार। और 1 घंटा, और अचानक बेटे मालूम है हार्ट बीट कब पड़ती है? लड़कों की हार्ट बीट कब पड़ती है? 45 मिनट बाद, एग्जैक्टली 45 मिनट बाद किसी ना किसी लड़की ने हाथ खड़ा कर देना, सर सप्लीमेंट्री। और लड़के साला हमारे तो भेजनी मारे भाई लिख क्या रही है, सप्लीमेंट्री मांग रही है। तो ये एग्जाम के समय का सीन सिनेरियो यही रहने वाला है। ठीक है। और दे बिल्कुल, और उनकी स्पीड देखना, भगवान कसम क्या राजधानी एक्सप्रेस चलती होगी बॉस, जो उनका पेन चलता है। ठीक है, बुलेट ट्रेन फेल है बॉस उनके पेन के आगे। और अपन देखिए ना साला लिखना क्या, क्वेश्चन काय का है, क्वेश्चन आगे अपन चैप्टर ही ढूंढ रहे, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक। उसके बाद और इससे ज्यादा तो बेटे मतलब कि हार्ट फेलिंग इवेंट कब होता है? जब वो लड़की अपने सामने बैठ जाए तब।
अपन इंतजार ही करते कहीं से कोई तो कोना दिख जाए, इधर से उधर से। और वो लिखते भी ऐसे कि भगवान जाने किसी ने मेरी कॉपी देख लिया तो लाखों करोड़ों का खजाना ले जाएगा। और लिखेंगे भी कैसे, बिल्कुल ऐसे बैठ के, ताकि कहीं से कोई कुछ देख ना ले। उनका बस चले तो यहाँ पे अट्टे फट्टे लगा दे दो, सर मैं इसी बॉक्स में बैठ के पेपर दूंगी ताकि मेरा कोई क्वेश्चन पेपर ना देख ले, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में रियलिटी में अक्सर आपको कुछ अलग अलग ऐसे ऐसे सिनारियो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अपने आप को बचा के रखना है वहां पर, ठीक है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय द हार्ट, ठीक है। घबराना नहीं है। किसी लड़की ने अगर सप्लीमेंट्री मांगी तो अपने अंदर एक ही फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं, वो असल में पेज छोड़ छोड़ के लिख रही है। इसने क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग डाली है और उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए के लिए 2 पेज छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी के लिए 2 पेज छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी बन रहा था तो वही लिखा है उसने, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी के लिए उसने 2 पेज छोड़े। ऐसे पेपर छोड़ छोड़ के लिख रही है, ठीक है ना। उसने कॉपी पूरी भरी नहीं है। ऐसे अपने आप को अंदर तसल्ली देने का, ठीक है ना, घबराने का नहीं। लेकिन ठीक है, ज्यादा हुआ अगर फिर भी तसल्ली नहीं आ रही होगी तो मैडम को खड़े होकर बोलते हैं, मैडम पहले बोलो तो कॉपी भर गई है क्या उसकी, पूछ तो लो एक बार, सप्लीमेंट्री दे रहा हो या हमारा बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। ऐसा मैडम को बोल देने का उधर बिंदास एकदम, ठीक है। तो फिर बेटे, तो फिर अभी तक कौन साइड बैक में था, बैकफुट पे था हम। जैसे तुमने बोला मैडम पहले देख तो लो कॉपी भरी है कि नहीं, तो वैसी बैकफुट पे कौन आ जाएगा, जो सप्लीमेंट्री मांग रहा है। उसके बाद तो बेटे अगर किसी की कॉपी भर भी गई तो भी सप्लीमेंट्री नहीं मांगेगा वो, ठीक है, कि पता लगा मैडम आके पहले चेक करेंगे मैंने लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ऐसे काम बीच बीच में करते रहने का। तो बेटे 2 साल आपके एंड होने, कब कब एंड होने जल्दी बताओ बेटा। पहला साल आपको खत्म, अब यहां पे मांग रहे हैं गिव द मोटर ट्रक अकाउंट फॉर द 2 ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2020, यानी 2 साल के लिए अकाउंटिंग करनी है। लेकिन वो 2 साल कब खत्म होने चाहिए, 31 दिसंबर 2090 को, सॉरी 31 दिसंबर 2020 को खत्म होने चाहिए। तो एक ईयर एंडिंग कौन सा होगा, 31 दिसंबर 2020, और दूसरा ईयर एंड कब होगा, 31 दिसंबर 2019। यानी कायदे से आपसे अकाउंटिंग कब के लिए मांग रहे हैं, 2019 और 2020 की। और ट्रक कब खरीदे थे, 2017 में। समझ में आ गई बात। लो बेटे, तो आपसे 2 साल की अकाउंटिंग चाहिए, एक चाहिए 31 दिसंबर 2019 और एक चाहिए 31 दिसंबर 2020। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़ू क्या, डन सर, आगे चलो। डायग्राम हो गया सबका, काम शुरू करें। लो बेटे, मोटर ट्रक अकाउंट बनाना है, लिखो बेटे इन द बुक्स ऑफ मेसर दयाल ट्रांसपोर्ट मोटर ट्रक अकाउंट। जैसी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए वैसी फॉर्मेटिंग कर दो जल्दी से और आगे चलो। फॉर्मेटिंग हो गई हो तो बताएं। अरे फॉर्मेटिंग हो गई क्या रे बेटा, हो गई, चलें आगे फिर, चलो आगे चलो। पहली डेट थी बेटे आपकी कौन सी, पहली डेट थी हमारी 1 जनवरी 2000। अब अकाउंटिंग कब के लिए करनी है, 2019 2020 को। यानी सबसे पहले 2019 का आपके पास में क्या होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस, और आपके पास में 2019 का ओपनिंग बैलेंस नहीं है। आपके पास में ट्रक्स की वैल्यू है लेकिन कब की है, 1 जुलाई 2017 का ओपनिंग बैलेंस है। लेकिन तुमने अकाउंटिंग करनी है 2019 की, तो पहले 2019 के लिए ओपनिंग बैलेंस ढूंढ के लाना पड़ेगा। 2019 के लिए ओपनिंग बैलेंस ढूंढना शुरू करना पड़ेगा। तो लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, लिखिए बेटे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2019। लिखिए बेटे वर्किंग नोट नंबर 1। 2 साल की अकाउंटिंग है, बहुत ज्यादा हुआ तो 3/4 पेज के अंदर तुम्हारी 2 साल की अकाउंटिंग हो जाएगी। तो अगले पेज में ही वर्किंग नोट लिखो, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही काम करना, बिल्कुल एग्जाम में भी ऐसे ही काम करना, ठीक है। सर नीचे जगह छूट जाती है तो उसको बाद में कैंसिल कर देना, ठीक है। पेज खर्चा करने में दिक्कत नहीं, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना, ठीक है। जितना पेज खर्चा होता है उतना करने का। अपन को भी 45 मिनट बाद सप्लीमेंट्री मांग के दूसरे का बीपी बढ़ाना है। आगे चलूं मैं, हाँ, ओपनिंग बैलेंस निकालना। तो लिखिए बेटे वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2019। लिख लिया, ये आपका वर्किंग नोट की हेडिंग होगी, टाइटल भी देना पड़ता है वर्किंग नोट का। आगे चलूं, कहां से शुरू करना है, 1 जुलाई 2017 को आपने जो 10 ट्रक खरीदे थे वहीं से डेप्रिसिएशन करते करते माइनस करके लाना पड़ेगा। तो लिखें सबसे पहले कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 2017 कितनी कॉस्ट थी, 500 लाख, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके 50 लाख इंटू 10 इज इक्वल टू 500 लाख। डन। ये आपका फर्स्ट वर्किंग नोट है, ट्रक अकाउंट के नीचे या ट्रक अकाउंट के बाद में ही बनना चाहिए। आगे चले, सबसे पहले 2017 के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, कराओ माइनस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2017। सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा यहाँ पर,
क्योंकि 1 जुलाई को आपने ट्रक खरीदे थे, देयरफॉर यू आर गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ओनली फॉर 6 मंथ। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? अरे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना रे बेटा? 20%। मेथड कौन सी है? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालोगे 500 लाख का 20% फॉर 6 मंथ कितना होता है? 50 लाख। तो ये हो जाएगा आपका 50 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस। तो क्या मिलेगी? बुक वैल्यू। कब की? या तो 31 दिसंबर 2017 कह दो या तो 1 जनवरी 2018 कह दो, दोनों एक ही डेट मानी जाएगी। तो ये मिलेगी आपको रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2017। कितनी आ गई? 450 लाख। ठीक, हमको कब की बुक वैल्यू हमको कब की वैल्यू चाहिए? 1 जनवरी 2019 की। आ गई क्या? नहीं आई। अभी 1 साल का और डेप्रिसिएशन लगाओ, माइनस करो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2018। यहां पर भी डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 500 लाख। 500 लाख का 20% कितना होता है? 100 लाख का डेप्रिसिएशन और माइनस कराओ। तो अब बेटे बुक वैल्यू मिलेगी कब की? या तो 31 दिसंबर 2018 कह लो या तो 1 जनवरी 2019 कह लो। यही चाहिए थी आपको। लो बेटे ये आ गई तुम्हारी रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2018, और या तो इसको कह सकते हैं ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2019। डन? किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं है? पक्का आगे चले? लो बेटे ये बुक वैल्यू आएगी आपकी 350 लाख, और यही बुक वैल्यू आपकी मशीनरी अकाउंट में जाके डेबिट होगी 2019 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 350 लाख। विकास बेटे सीआर में कैलकुलेशन नहीं करें तो बेहतर है, आखिरी में जाके बेटे दिक्कतों में फंस जाओगे। ठीक है, यहां तक हो गया? आगे बढ़ जाऊं? लो बेटे अब क्या करना है? 2019 में कोई नया कांड पिटा था क्या? क्या हुआ था? एक ट्रक का सर एक्सीडेंट हो गया था 1 अक्टूबर 2019 को। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी मिला होगा। कितने का क्लेम मिला था? 35 लाख रुपीस का क्लेम मिला था। एंट्री बताओ क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीन ट्रक अकाउंट। हाँ, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट बाय ₹35 लाख। ठीक है, तो लो बेटे सबसे पहले क्लेम रिसीव करो, एंट्री बनाओ बेटे। यहां पर 35 लाख का क्लेम रिसीव हो गया। डन? अब क्योंकि आपका ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है तो यहीं पे प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 अक्टूबर 2019 को जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी बुक वैल्यू चाहिए। लेकिन आपके पास बुक वैल्यू कब की है? 1 जनवरी 2019 की। तो पहले 9 मंथ का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तब जाके बुक वैल्यू कब की आएगी? 1 अक्टूबर 2019 की बुक वैल्यू आएगी। उसी के बाद आप उसको सेल प्रोसीड से कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। इतना ठीक? चलूं आगे? तो सबसे पहले तो बेटे जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है उसका 1 जनवरी 2019 को ओपनिंग बैलेंस कितना था ये बताओ। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन ट्रक डिस्ट्रॉयड। ये जो 350 लाख रुपीस का ओपनिंग बैलेंस है ये एक ट्रक का है कि 10 ट्रक का है? 10 ट्रक का। हमारे 10 के 10 ट्रक डिस्ट्रॉय हुए कि एक ही ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है? एक ही डिस्ट्रॉय हुआ है। तो एक ट्रक का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 35 लाख होना चाहिए। तो ये होगी आपकी बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2019 350 बाय 10 इज इक्वल टू कितना? 35 लाख। डिस्ट्रॉय किस डेट को हुआ है? 1 अक्टूबर। तो पहले 9 मंथ का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे इसमें से। तो लेस कराओ बेटे डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ। डेप्रिसिएशन के लिए मेथड कौन सी है? रिटर्न डाउन। कौन है? नहीं 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 नहीं, स्ट्रेट लाइन। हाँ बेटे नहीं, असल में क्या होता है मैं बार बार इसलिए टोकता हूं क्योंकि यही गलती एग्जाम में भी होगी। मैं जानबूझ के तुमसे गलती इसलिए करवाता हूं, बार बार इसलिए पूछता हूं क्योंकि देखो गलती तो करना ही है तुमको। या तो तुम क्लासरूम में गलती कर दो तो एग्जाम में नहीं करोगे, और अगर क्लासरूम में गलती करने से बचोगे तो एग्जाम में डेफिनेटली तुम गलती करके आ जाओगे। इसलिए जितनी गलती करना यहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब आपसी के लोग हैं, अपने वाले लोग हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं। 9 मंथ का डेप्रिसिएशन, यहां पर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा। एंड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द ट्रक वाज 50 लाख। तो यहां पर हर एक ट्रक आपका 50 लाख था, तो एट द रेट ऑफ 20% फॉर 9 मंथ कितना होता है डेप्रिसिएशन? 75 या 7.5? 75 नहीं 7.5। कैलकुलेट करके देखो 50 इंटू 20% इंटू 9/12 करना जरा। 7.5 लाख का डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब क्या मिलेगी तुमको? बुक वैल्यू कब की?
1 अक्टूबर 2019 की बुक वैल्यू मिल जाएगी। ये होगी बेटे आपकी बुक वैल्यू 27.50, दैट इज द बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2019। अब इसको कंपेयर करो क्लेम के साथ में। क्लेम कितना मिला था? 35 लाख रुपीस का क्लेम मिला था। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? यहां पर 7.5 लाख रुपीस का। डन। 7.5 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। एंट्री बताओ क्या बनेगी? डेबिट। लबे प्रॉफिट है। मोटर ट्रक अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई सीधी बात है, अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते आप, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो कहां लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है आपका? क्रेडिट। तो ट्रक अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? डेबिट। समझ में आया? तो यहां पर प्रॉफिट के लिए एंट्री बन जानी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड एंड ट्रक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹7.5 लाख। वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया सबका? आ जाओ अपने ट्रक अकाउंट में प्रॉफिट को रिकॉर्ड करो। कर लिया प्रॉफिट? अरे प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया क्या? आगे बढ़ जाऊं? चलो आगे चलो। इसके बाद इसी दिन इन्होंने नया ट्रक भी परचेस किया। अरे परचेस किया था ना इसी दिन नया ट्रक। तो नया ट्रक परचेस किया है कितने रुपए का? 60 लाख। एंट्री बताओ। सर 2 लिखो। ओके हाँ, बाय लिखा था क्या 2? हाँ लो बेटे, एंट्री की लेजर पोस्टिंग कराओगे नया। अगर आपने नया ट्रक परचेस किया तो ट्रक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹60। हाँ बोलो। तो क्या घर जाना है? घर जाना है? हाँ तो चले जाओ बस। लेकिन आज जितनी क्लासेस होंगी उसका रिकॉर्डेड आज रात को ही निपटाना फिर। अच्छा हाँ फिर ठीक है, लेकिन जो भी छूटेगा ना उसका रिकॉर्डिंग आज ही निपटा के खत्म कर देना। बैकलॉग इकट्ठा मत करना उसका, ठीक है ना? ओके बेटा। हाँ आगे चलो। लो बेटे अगली एंट्री हो गई यहाँ पर, मोटर ट्रक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹60 लाख। इस साल और कुछ काम करना है? नहीं सर, एक ट्रक का एक्सीडेंट करवाना था करवा दिया, नया ट्रक खरीदना था खरीद दिया। अब सीधे चलो ईयर एंड में। ईयर एंड में आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा। अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा तो सबसे पहला काम क्या करोगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। एंट्री क्या बनाओगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मोटर ट्रक अकाउंट। इतना ठीक। अब ऐसी कंडीशन में पहले तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। निकालना शुरू करें डेप्रिसिएशन। पुराने वाले कितने ट्रक बाकी? एक तो ट्रक जो आपका डिस्ट्रॉय हुआ था उसका डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कर चुके हैं ना? तो जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ था उसका डेप्रिसिएशन तो पहले ही ले लो 7.50 लाख। पुराने कितने ट्रक बचे? 9 ट्रक। तो 9 ट्रक का डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना होता है देखना जरा। रिमेनिंग 9 ट्रक का डेप्रिसिएशन। सर 9 महीने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्या? हम करेंगे बेटे। हर्षित देखो मैंने लास्ट में जो डेप्रिसिएशन निकाला है ना उसके अंदर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है? हाँ कितना आया? 90 का। 9 ट्रक का डेप्रिसिएशन, हर एक ट्रक की ओरिजिनल कॉस्ट थी 50 लाख रुपीस की। ठीक है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% होगा। ठीक, और मल्टीप्लाइड बाय 9 करोगे तो पूरे 9 ट्रक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा और ये आएगा आपका 90 लाख का। इतना ठीक है? इसी साल आपने एक नया ट्रक भी खरीदा है। अरे खरीदा था ना 60 लाख का। इस पे डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी बुक वैल्यू अलग है, ओरिजिनल कॉस्ट अलग है। तो इस साल आपने जो नया ट्रक परचेस किया है इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 60 लाख पे एट द रेट ऑफ 20% फॉर 3 मंथ। इतना ठीक है? कितना है? 20 लाख। ठीक है, ये लो 3 लाख सारा। इट्स माई लाइफ, इट्स नाउ और नेवर। अरे आया क्या 3 लाख? आगे चलो। तो बताओ टोटल डेप्रिसिएशन कितना? 100.50 लाख का टोटल डेप्रिसिएशन। बस बेटे अपने मोटर ट्रक अकाउंट में इसको क्रेडिट करवा दो, कहानी खत्म। बाय डेप्रिसिएशन 100.50 लाख। डन। अभी क्या करने का? सर क्लोजिंग बैलेंस निकालो, आगे बढ़ो। ठीक है बेटे। डेबिट का टोटल है 417.50, तो क्रेडिट का टोटल भी होना चाहिए 417.50। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? अरे बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 282 का आपका बैलेंसिंग फिगर है। लेकिन इस बैलेंसिंग फिगर को बाइफरकेट करके अलग अलग करके लिखना, क्योंकि 9 ट्रक का बैलेंसिंग फिगर अलग चाहिए, उनकी ओरिजिनल कॉस्ट क्योंकि अलग थी, और एक जो ट्रक इस साल खरीदा है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट अलग है। ठीक, तो बेटे यहां पर क्लोजिंग बैलेंस लिख दो बेटे अलग अलग करके। 9 ट्रक का बैलेंस कितना बचेगा यार? ओपनिंग बैलेंस कितना था? ये तो 10 ट्रक का है ना। 10 ट्रक के हिसाब से अगर देखा जाए 350 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9 करना कितना होता है?
350 डिवाइडेड बाय 10, हाँ 315। नौ ट्रक पे अपने डेप्रिसिएशन कितना लगाया था? 90 लैक्स का लगाया था ना, माइनस कराओ 90, कितना होता है? 225। तो बेटे यहाँ पर आपका 225 लाख का डेप्रिसिएशन नॉट, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस नॉट ट्रक का आएगा। और एक ट्रक जो इस साल खरीदा था, ओपनिंग बैलेंस था इसका 60 लाख और इस पे डेप्रिसिएशन 3 लाख का लगाया ना, तो इसका बैलेंस होगा 57 लाख। टोटल देखना इतना होता है कि 282 हो गया ना, हाँ ठीक है। ये होगा आपका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 282 लाख, इतना ठीक। आगे चले, एक काम और करना है, बोलो क्या? सर इस साल तो अपन ने कुछ खरीदा भी नहीं, कुछ बेचा भी नहीं, सीधे ईयर एंड पे आओगे। ईयर एंड पे पहला काम क्या? डेप्रिसिएशन लगाना। लो बेटे ईयर एंड पे सीधे डेप्रिसिएशन लगाओ, इसके लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बताओ बेटे डेप्रिसिएशन कितना? अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो या तो इसको इनर कॉलम में वर्किंग कर देना या तो वर्किंग नोट में अलग से दिखा देना, जैसा भी आपको ठीक लगे, दोनों अलाउड है। हाँ सबसे पहले पुराने 9 ट्रक के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। हर एक ट्रक कितने का था पुराने वाला? ओरिजिनल कॉस्ट 50 लाख की थी, 50 लाख का 20% फॉर होल ईयर फॉर 9 ट्रक्स, ठीक है। तो पहले 9 ट्रक का डेप्रिसिएशन लगाओ। हर एक ट्रक की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 50 लाख एट द रेट ऑफ 10%, ये तो एक ट्रक का डेप्रिसिएशन होगा। टोटल ट्रक कितने थे? 9, तो मल्टीप्लाइड बाय 9 कर दो तो 9 ट्रक का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कितना आया? 90 लाख का। फिर प्रीवियस ईयर में हमने एक ट्रक और खरीदा था, कितने का था वो? 60 लाख का। 60 लाख पे भी 20% का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक। तो एक ट्रक 60 लाख का 20% कितना हो गया? ये 12 लाख। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 102 लाख रुपीस का टोटल डेप्रिसिएशन। डन। तो अपने ट्रक अकाउंट को क्रेडिट करवाओ 102 लाख रुपीस से। विकास 102 लाख, बिल्कुल सही बेटे। आगे चलूं? अरे आगे चलूं क्या? चलो आगे चलो बेटे। इसके बाद डेबिट का टोटल है 282 लाख, क्रेडिट का टोटल होगा 282 लाख, जो बच जाएगा तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर और तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। 180 लाख का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब बेटे ऐसे 3 4 5 6 7 8 10 मशीनें अगर आ जाएं तो हैंडल करने में दिक्कत तो नहीं होगी। एक क्वेश्चन सिंगल मशीन वाला सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन कौन सा सॉल्व कर लिया अपन ने? 10 मशीनों वाला भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। ओके डन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था नवंबर 2018 में। चलें आगे। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इतना ठीक है, शुरू करें। A plant and machinery costing rupees 10 lakh is depreciated on the straight line assuming 10-year working life and the zero residual value for 4 years. At the end of 4th year, the machinery was revalued upward by rupees 40,000. Remaining useful life was reassessed at 8 year. Calculate depreciation for 5th year. सिर्फ और सिर्फ depreciation का calculation मांग रहे हैं। मैं एक बार पहले आपको सिचुएशन समझा दूं क्या थी। इन्होंने एक मशीन खरीदी आज की डेट में मशीन कितने की खरीदी इन्होंने? 10 लाख रुपीस की मशीन खरीद ली, इतना ठीक है। 10 लाख रुपीस की मशीन खरीद ली, एस्टिमेटेड लाइफ इसकी 10 साल की थी, रेसिडुअल वैल्यू कितनी थी इसकी? निल। अब इनका मान, अब यहां पर अगर इसी डेटा को मैं लेके चलूं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सी है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो पर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए? पर ईयर का डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपीस वाज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। रेसिडुअल वैल्यू कितनी है यहां पर? निल। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए? 1 लाख पर एनम का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। इसी अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से इन्होंने अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू किया। एस्टिमेटेड लाइफ कितने की है इसकी? 10 साल की। फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 1 लाख। सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में 1। फोर्थ ईयर से मन बदल गया इनका। इन्होंने कहा एक काम करो, 4 साल हो गए हैं, मशीन की रिवैल्यूएशन तो करवा लो एक बार। सर जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन जो भी आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आइटम्स हैं उनकी अकाउंटिंग करने के लिए जो रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है आपका AS10। AS10 का कहना ये है कि आप जब कोई भी एसेट को खरीदें तब तो उसको उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईयर एंड में मतलब बैलेंस शीट बनाते समय क्या करना चाहिए? तो इन्होंने कह दिया कि भैया बैलेंस शीट बनाते समय आपको अपनी एसेट्स की वैल्यू को रिव्यू करना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? रिव्यू, यानी दोबारा एक बार और इसकी वैल्यू को क्रॉस चेक कर लो।
अब क्रॉस चेक करने के लिए क्या करें, तो उन्होंने कहा कि भैया इसमें या तो आप कॉस्ट मॉडल ले सकते हैं या तो आप रीवैल्यूएशन मॉडल ले सकते हैं, मतलब आप अपनी एसेट को कॉस्ट पे दिखाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप अपनी एसेट की क्या करवा लो, रीवैल्यूएशन करवा लो। तो फिर दो सवाल उठे कि भैया तुम कह रहे हो कि हर रीवैल्यूएशन करवाना है तुमको हमारी तुम्हारी एसेट का, तो रीवैल्यूएशन कब करवाएं, क्या रीवैल्यूएशन हर साल करवाना जरूरी है? क्योंकि अगर मान लो मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ES10 को फॉलो कर रहा हूं, तो ES10 ने कह तो दिया कि आप अपनी एसेट की रीवैल्यूएशन करवा लो। तो पहला सवाल तो मेरा ये आता कि मैं रीवैल्यूएशन कब करवाऊं, हर साल रीवैल्यूएशन करवाना पड़ेगा या 3-4-5 साल में एक बार करवाना पड़ेगा? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कह दिया कि भाई देखो ये आपकी एसेट के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एसेट ऐसी है जिसकी मार्केट वैल्यू के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, तब हर साल रीवैल्यूएशन कर लेना उसका। लेकिन अगर आपकी एसेट इस नेचर की है जिसकी वैल्यू लगभग क्या होती है, कांस्टेंट होती है, थोड़ी बहुत वेरिएशन तो हर किसी में रहेगा यार, ठीक है ना, लेकिन लगभग क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो 3 से लेकर 5 साल में एक बार रीवैल्यूएशन करवा लेना आप, इतना ठीक है। तो अगर एसेट की मार्केट वैल्यू हाईली फ्लक्चुएटिंग है तो हर साल, और अगर मान लो लगभग कांस्टेंट रहती, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, तो फिर 3 से लेकर 5 साल में एक बार आप अपनी एसेट का रीवैल्यूएशन फिर भी करवा ही लेना, इतना ठीक है। चलो सर डन। फिर सवाल ये उठा कि सर रीवैल्यूएशन करवाएंगे कैसे, कोई मेथड भी बताओ, नहीं तो पता लगा हम अपने हिसाब से रीवैल्यूएशन कराएं, कल को तुम बोल दो कि तुमने गलत मेथड से रीवैल्यूएशन करवाया तो और दिक्कत। तो उन्होंने कह दिया भैया रीवैल्यूएशन कराने का सबसे बढ़िया तरीका है एक्सपर्ट्स ओपिनियन। जो उस एसेट का एक्सपर्ट होगा उस एक्सपर्ट को बुलाओ, उसको अपनी एसेट दिखाओ, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, एक्सपर्ट्स को पूरी नॉलेज होती है, फ्रीलांसर टाइप के होते हैं ये लोग। अब ये मार्केट में घूमते हैं तो उनको मार्केट कंडीशन का ही मालूम होता है, उस पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड ये सवेरे शाम डील कर रहे होते हैं, तो कौन सी एसेट कौन से मॉडल की है, कितनी पुरानी है कितनी नहीं है, इसके अंदर ऑब्सोलेंस का कितना इंपैक्ट आएगा, एफ्लक्शन ऑफ टाइम का कितना इंपैक्ट आएगा, ठीक है, मार्केट वैल्यू के अंदर इसका कितना इंपैक्ट आएगा, फिर नॉर्मल वीआर एंड टीआर के कारण क्या कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीजों को एनालाइज करके बता देगा कि लगभग इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो पहला आपको किसके ऊपर रिलाय कर देना चाहिए, वैल्यूअर के ऊपर रिलाय करो, एक्सपर्ट्स को बुलाओ, एक्सपर्ट से उसका ओपिनियन पूछ लो, वो आपको उस एसेट की रिवैल्यूएशन की फिगर बता देगा कि इतने रुपए के आसपास से आपकी एसेट होनी चाहिए, इतना ठीक है। ये सारी बातें किसके अंदर लिखी हुई है, ES10 के अंदर लिखी हुई है। तो इन्होंने भी कहा कि भैया अब 4 साल हो गए, एसेट को रिवैल्यूएशन कर देना चाहिए, इन्होंने भी एक्सपर्ट को बुलाया। एक्सपर्ट का कहना यह है कि भाई आपकी एसेट अब 40,000 रुपए से आप अपनी एसेट की बुक वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। हमने कहा ठीक है डन। और ये रिवैल्यूएशन कब हो रही है, एट द एंड ऑफ 4th ईयर हो रही है। तो 4th ईयर के एंड में आपकी बिना रिवैल्यूएशन के आपकी एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी, बताओ ना। अगर मैं आपसे पूछूं एट द एंड ऑफ 4th ईयर, एट द एंड ऑफ 4th ईयर आपकी एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी, 6 लाख। क्यों 6 लाख, पर ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख रुपए की थी, 4 साल तक 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, तो 4 साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया, 4 लाख रुपए का तो डेप्रिसिएशन लगा दिया सर। 1 लाख इंटू 4 इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन तो लग गया। तो एट द एंड ऑफ 4th ईयर बुक वैल्यू कितनी बच गई, 6 लाख की। और ये कह रहे हैं रिवैल्यूएशन में 40,000 अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा, मतलब वैल्यू बढ़ानी है कि कम करनी है, कितनी, अब एसेट की रिवाइज्ड वैल्यू कितनी हो गई, 6,40,000। तो ईयर एंड में आपकी एसेट में 40,000 रुपीज की बुक वैल्यू यहां प्लस कर दोगे आप, तो अब आपकी एसेट कितने की हो जाएगी, 6,40,000 की एसेट हो जाएगी। अब इनका कहना यह है कि अभी एसेट की जिंदगी और कितनी बाकी है, at the end of 4th year the machinery was revalued upward by rupees 40,000, the remaining useful life, remaining यानी बची हुई जिंदगी कितनी, रीअसेस्ड, यानी इन्होंने सिर्फ एसेट की बुक वैल्यू को रिव्यू नहीं किया, क्या किया इन्होंने, एस्टिमेटेड लाइफ भी देखी कि अभी इस एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ और कितनी बची है, तो कितनी बची है 8 लाख। तो बताओ बेटे तुम्हारी एसेट की एट द एंड ऑफ 4th ईयर बुक वैल्यू कितनी हो गई थी, सर 6 लाख तो पहले से थी, 40,000 आपने क्या कर दिया और अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर दिया। तो अब बेटे रिवाइज्ड बुक वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 6,40,000। अब इस 6,40,000 को कितने साल में राइट ऑफ करना है, बचे हुए 8 साल में और राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए फिर डिसाइड करना पड़ेगा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है तो क्या करोगे, सेम मेथड को फॉलो करेंगे। पहले क्या चल रही थी, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आगे भी क्या चलेगी, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन स्क्रैप वैल्यू को रिव्यू किया गया इन्होंने, बोलो ना, स्क्रैप वैल्यू को रिव्यू किया गया नहीं, तो स्क्रैप वैल्यू पहले भी कितनी थी, निल, तो बाद में भी कितनी अज्यूम करोगे, निल। तो बताओ पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, कितना कितना, कैसे कैसे, 6,40,000 डिवाइडेड बाय 8 ईयर इज इक्वल टू 80, यानी बेटे 5th ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे, 80,000 का डेप्रिसिएशन लगाओगे, यही तुम्हारा आंसर है। इतना ही पूछा गया तुमसे क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या पूछा था, पढ़ो बेटे,
कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर। बताओ बेटे 5th ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? तो 5th ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे? 80,000 का डेप्रिसिएशन लगाओगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? पक्का? अच्छा सर अगर मान लो यहां पर अभी तो फिलहाल इन्होंने स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू को रिव्यू नहीं किया, अगर किया होता तो क्या करते? मान लो थोड़ी देर के लिए इसी क्वेश्चन में एक एडिशनल पॉइंट और डाल देता हूं। At the end of 4th year, machinery was revalued upward by rupees 40,000. Remaining useful life, यहीं पे लिख देता हूं बेटे, remaining useful life and residual value was reassessed at 8 years and rupees 1 lakh. ऐसा और लिख देता हूं, कौन सा फर्क पड़ जाएगा? 4 शब्द तो ऐड करने हैं और ऐड कर दिया, लो तुम्हारा नया क्वेश्चन बन गया नया क्वेश्चन। अब बताओ बेटे 5th ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगाते हो? कैसे समझाओ? ये तो कंडीशन नंबर 1। सर एसेट की रिवाइज्ड बुक वैल्यू हो गई 6,40,000। अब आपको ऐसा लग रहा है कि 8 साल के बाद जब आपकी मशीन पूरी तरह से कबाड़ भंगार में कन्वर्ट हो जाएगी तब भी इसका लोहा बेच के कितने पैसे मिलेंगे? 1 लाख रुपए। तो ये लो बेटे 1 लाख रुपए इसकी स्क्रैप वैल्यू हो गई। अब इसको राइट ऑफ कितने साल में करना है? 8 साल में। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगाते फिर? 67,500 का डेप्रिसिएशन लगाते। इतना ठीक है? ठीक है। अब यहां पर क्या क्या रिव्यू हो गया बताओ ना? कंडीशन नंबर 2 में क्या क्या आपने चेंज कर दिया? एसेट की बुक वैल्यू को चेंज कर दिया और स्क्रैप वैल्यू को रिव्यू कर दिया और यूजफुल लाइफ को भी आपने रिव्यू कर दिया। इतना ठीक है बेटे? इसी क्वेश्चन में लिख दूं, एंड द कंपनी आल्सो डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम ओरिजिनल कॉस्ट टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। बराबर है? एक लाइन और लिख देता हूं, कौन सा फर्क पड़ जाएगा? लिख दूं एक लाइन और, कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चार्जिंग एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। चलो ऐसे ही लिख देता हूं, चलेगा इतना? अब बताओ 5th ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगता? 1 लाख। कैसे समझाओ? देखो सर, अब यहां पे तुम्हारे लिए स्क्रैप वैल्यू किसी काम की रही नहीं, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ किसी काम की रही नहीं, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आप क्या करते हो? सीधे बुक वैल्यू में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई करते हो। तो आपका रिवाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई? 6,40,000 की। 6,40,000 का 20% कितना हो जाता? 1,28,000। फिर डेप्रिसिएशन कितने का लग जाता? 1,28,000। सर लेकिन ऐसा करते क्यों? आप 6,40,000 में सीधे 20% मल्टीप्लाई करके काम खत्म कर दो ना। आपने सर रिवाइज्ड स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर किया, ना आपने रिवाइज्ड एस्टिमेटेड लाइफ को कंसीडर किया, आपने तो सीधे 20% निकाल दिया। बेटे रीजन ये है कि ये जो 20% निकला होगा, इसको निकालते समय स्क्रैप वैल्यू कंसीडर करी होगी आपने। कल समझाया था मैंने फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला? परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट होल मल्टीप्लाइड बाय 100। यही फॉर्मूला था। तो जब ये 20% निकला होगा तो 20% को निकालते समय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 8 साल की कंसीडर करी होगी इन्होंने, करी होगी ना। स्क्रैप वैल्यू इन्होंने 1 लाख रुपए की कंसीडर करी होगी, उसके बाद ही तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला होगा 20%। इसलिए जो रिवाइज्ड बुक वैल्यू होगी उसमें सीधे क्या करोगे? 20% मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली सबका इफेक्ट आ जाएगा इसके अंदर। तो यहां पर जब भी आप फ्यूचर में मशीन की या तो ओरिजिनल कॉस्ट को बदल दें, क्या क्या बदला है? चलो तीसरा केस को तो अलग कर देते, चेंज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन तो नहीं है। तो पहले केस में आपने सिर्फ क्या बदला था? पहले केस में ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें हमने मशीन की कॉस्ट बदली थी और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बदली थी। और क्या बदला जा सकता है? स्क्रैप वैल्यू भी बदली जा सकती है, रेसिडुअल वैल्यू भी बदली जा सकती है। और क्या बदली जा सकती है? मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ही बदला जा सकता है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही बदला जा सकता है। तो आप 5 चीजें बदल सकते हो आगे जाके। क्या क्या? कॉस्ट, दूसरा स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू, तीसरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कैन बी आल्सो चेंज्ड, फोर्थ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी आल्सो चेंज, फिफ्थ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी आल्सो चेंज। तो जब भी ये 5 चीजें बदली जाएंगी इनको क्या कहा जाएगा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या बोलोगे इसको? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इतना ठीक है सर? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट क्यों? क्योंकि भैया जब एसेट खरीदी थी तब मुझे लग रहा था एसेट कितने साल चलेगी? 10 साल।
एसेट की कॉस्ट कितनी थी 10 लाख, इस रेसिडुअल वैल्यू कितनी थी 0। आगे जाके जब कंडीशन बदलेंगी तो बदली हुई कंडीशन के हिसाब से आपको अपने जो पहले एस्टिमेट्स थे उनको आगे जाके रिव्यू भी करना पड़ेगा। सो दीज आर ऑल द एस्टिमेट्स। तो आपने अपने एस्टिमेट्स को ही विद द अवेलेबल ऑफ न्यू एंड रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन आपने अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट को बदल दिया, तो इसको कहते हैं हम लोग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? पक्का? लो बेटे आंसर लिखना चाहो तो लिख लो जल्दी से। डेप्रिसिएशन पर ईयर चार्ज फॉर 4 ईयर, लिखो बेटे यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, depreciation per year charged for 4 year, depreciation per year charged for 4 years। कितना हो गया? पर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू नील डिवाइडेड बाय, अगर मैं 10 ईयर करूं तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगना था 1 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने 4 साल तक डेप्रिसिएशन लगाया, तो 4 ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। तो अगले पॉइंट में लिखो, पॉइंट नंबर बी में टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर 4 इयर्स। अगली लाइन में लिखें टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर 4 इयर्स, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर 4 ईयर। 4 साल में कुल मिला के कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया? 1 लाख इंटू 4 इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया। आगे चले। अब अब आप अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट कब बदल रहे हैं? एट द एंड ऑफ 4th ईयर बदल रहे हैं। तो पहले एट द एंड ऑफ 4th ईयर जो बुक वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसकी अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिव्यू कर सकते हैं। तो 4th ईयर के एंड में सबसे पहले बुक वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करें। तो पॉइंट नंबर 3 में लिखें रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 4th ईयर, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 4th ईयर कितनी आएगी? 6 लाख। तो वहीं पे बेटे उसी के आगे लिख दो 10 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू रुपीज 6 लाख। डन हो गया। अब आप अपनी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को रिव्यू करते हैं। आपकी एसेट में अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है कितने का? 40,000 का। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू भी दिखानी पड़ेगी आपको। तो लिखो इसी के नीचे डेप्रिशिएबल अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन, मशीन का डेप्रिशिएबल अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन कितना होना चाहिए? ये होगा 6 लाख प्लस 40,000 इज इक्वल टू रुपीज 6,40,000। डन। और जो आपका रिवाइज्ड मतलब कि जो रिवाइज्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा इसी को मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में डिवाइड करोगे। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अब कितनी रिवाइज्ड हुई है? 8 इयर्स। सो दिस डेप्रिशिएबल अमाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो लिखें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर द रिवाइज्ड एस्टिमेट इज इक्वल टू 8 इयर्स। remaining useful life as per revised estimate is equal to 8 years। is equal to 8 years। और आखिरी में निकाल के दिखा दे डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर एंड ऑनवर्ड, 5वें साल और उसके बाद में हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे? तो 6,40,000 माइनस निल डिवाइडेड बाय 8 इयर्स इज इक्वल टू 80,000 पर एनम। डन। यही था ना आखिरी क्वेश्चन, देखने जरा। तो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, क्लासरूम वाला दिया है ना, और बाकी 2 क्वेश्चन मैंने कितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन में? 4 क्वेश्चन है ना। तो ये 4 क्वेश्चन बेटे तुम्हारे होमवर्क में, ठीक है? पक्का? कल कंपल्सरली जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में दिया है, 2 ही दिया ना होमवर्क में, उसको तो सॉल्व करके लाना ही लाना है, वो तो फॉर श्योर है। इतना ठीक है? ताकि कल क्लास के अंदर उसको क्रॉस चेक करा के खत्म कर दूं मैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर भी दिए हुए हैं आपको, हो सके तो आज ही निपटा के खत्म कर दें, क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास है नहीं आपकी शायद। अच्छा, बीसीके की क्लास नहीं है शायद आपकी, ठीक है ना? 1 घंटे बैठ के क्या करोगे उस समय? अच्छा, लॉ के सर लेंगे। सर को बोलना सर ये फालतू काम करना बंद करो यार, ये एक्स्ट्रा क्लास बंद करो यार वो। अच्छा, टाइम शिफ्ट किया, तब भी तो 1 घंटे बच रहे हैं ना कहीं ना कहीं। हाँ, तो 1 घंटे बचे तो क्या करोगे, है कि नहीं? हाँ हाँ, अकाउंट्स, ठीक है ना। चलो बेटे बाय बाय, कल मिलेंगे। अच्छा, कल से एक नया टॉपिक शुरू करूंगा मैं। कौन सा टॉपिक होगा देखना, नोट्स कौन कौन से टॉपिक के शेयर किया था मैंने? बिल्स। हाँ, तो कल बेटे हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अगर चाहें तो प्रिंट आउट निकाल के ला लें, ठीक है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए चाहें तो प्रिंट आउट निकाल के ला लें। कल से बेटे बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरू करेंगे। बाय बाय। नालायक को लाइक नहीं कर सकते तो कम से कम बाय तो बोल दो। ये
एक अच्छे लोग नहीं है मालूम, ऑनलाइन वाले एक ढंग के लोग नहीं है। इनडायरेक्टली मैं तुम्ही को बोल रहा था।